और अब अगर हम देखें कि 2024 में जो जनसंख्या आ गई है हरियाणा की, उसके हिसाब से देखें तो और भी डेफिशिएंसी रूरल हेल्थ सर्विसेज की दिखाई देगी कि उनमें से 90% ने ये कहा कि जी हमारे लिए तो मेडिकल कॉलेज तो बढ़िया, कोई जगह ही नहीं है इलाज के लिए। आंकड़ा क्या कहता है कि हरियाणा में कितने डॉक्टरों की कमी है? तो ये 5 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, लेकिन मैं बहुत उसके दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँगा अगर हरियाणा के लोग मुझे ये सूचना दे दें कि हमारी ये 3 CHC हैं जिसमें ये 5 के 5 स्पेशलिस्ट हैं। आमतौर पर जैसे पेट्रोल पंप से लेकर डी पार्क तक अगर जाते तो लोग ये कहते थे बोला भाई मेडिकल में तो बिना पीछे कोई चाकू नहीं टेका। आपने जो बात कही ना, वो उनमें से एक तो ऐसे डॉक्टर थे जो ऐसे नाप लिया करते कितने हैं, मतलब जो भी अमाउंट आया था। ये किशनपुरा चौपाल है, वहाँ पे मंगलवार और शुक्रवार 9 से 12 हमने 3 घंटे टाइम लगाया। ये मंगलवार शुक्रवार इसलिए लिया था कि मेरी यूनिट के लोगों का OPD उस दिन होता था, तो कोई ऐसे मरीज होते थे जिनको भी दाखिले की ज़रूरत है, कई बार घूम लिया, बात नहीं बन रही, तो मैं उनको उनके पास भेज देता था, उनकी तसल्ली हो जाती थी, उनका इलाज भी ठीक हो जाता। आजकल के जो डॉक्टर हैं, अभी हाल ही में अखबारों में आया था कि अब PGIMS रोहतक में एक चीटिंग का मामला भी आया है कि किस तरह से वो नंबर बढ़ाते हैं, मास्कोपिंग करते हैं। उसके बारे में क्या कहना है? आपकी नॉलेज में भी आया होगा। और उस सेक्स रेशो को मेंटेन करने के लिए अभी भी आपने देखा होगा कि कई लोग अल्ट्रासाउंड करवा के, और अगर वो लड़की है तो अबॉर्ट करवाने के लिए, पहले तो यही काफ़ी होता था। ये तो जो यही सामाजिक मुद्दों पे ही हम मतलब लोगों तक बात अपनी पहुंचाते हैं। मतलब जैसे शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, भाई शिक्षा में बेहतर शिक्षा, और गांव के स्तर पर क्यों गांव की ये हालत मतलब ख़राब है, यह कैसे ठीक हो सकती है। दी हरियाणा टॉक्स की द हेल्दी टॉक्स पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया, जो कि PGIMS रोहतक से रिटायर्ड सीनियर प्रोफेसर हैं, सर्जन हैं। और डॉक्टर साहब की खास बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद जहां डॉक्टर्स कोई कॉरपोरेट या कोई दूसरा जॉब तलाशते हैं ताकि और पैसे बना सकें, डॉक्टर साहब ने सामाजिक क्षेत्र को चुना और फ्री OPD लगाते हैं रोहतक के अंदर। तो डॉक्टर साहब की जो पहचान है समाज में, वो एक सोशल एक्टिविस्ट और एक ऐसा डॉक्टर जो गरीबों का, जो उन लोगों का डॉक्टर है जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका सत सिंह जी कि आपने मुझे याद किया और बुलाया और बातचीत करने के लिए कहा। धन्यवाद बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, मीडिया वाले आपको जब भी याद करते हैं ना, आप हेल्थ का इशू बहुत उठाते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि हरियाणा की सरकार, कोई भी सरकार हो, अभी की 3 टर्म से तो भाजपा सरकार है, उससे पहले कांग्रेस थी, फिर इंडियन नेशनल लोक दल थी। हरियाणा की हालात क्या है? क्या आम आदमी बढ़िया इलाज मिल रहा है उसको? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी का एजेंडा स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए जो सरकारें भी स्वास्थ्य को एजेंडे के रूप में नहीं लेती। और अगर हम देखें जो हरियाणा का जो हेल्थ का जो है, इनका अपना वेबसाइट है, उसमें इन्होंने 2011 की जनसंख्या के हिसाब से दिया है कि भाई इतनी PHC हैं, इतने CHC हैं, इतने जो हैं सब हेल्थ सेंटर हैं। और मैं समझता हूँ कि 5,000 पर एक सब हेल्थ सेंटर, 30,000 पर एक PHC और 1 लाख पर एक CHC होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस हैं। तो अगर आप देखें 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो जो PHC CHC और ये क्लेम करते हैं वो भी उतनी नहीं है जितनी उस जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए थी मतलब। और अब अगर हम देखें कि 2024 में जो जनसंख्या आ गई हरियाणा की, उसके हिसाब से देखें तो और भी डेफिशिएंसी रूरल हेल्थ सर्विसेज की दिखाई देगी। एक तो ये तो है स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा फिर उसमें ये है कि जो स्टाफ होना चाहिए, जो डॉक्टर होने चाहिए, जो दवाइयाँ होनी चाहिए, जो CHC में, PHC में या सब हेल्थ सेंटर में जो स्टाफिंग की बात है या दवाइयों की बात है, वो भी उस हिसाब से आपको नहीं मिलेंगी मतलब। तो जो हरियाणा की जनता है, आम जनता, वो किसके भरोसे है बीमार हो जाए? तो हरियाणा की जनता, दिक्कत यह है कि उसको है तो मेरा ये ऐसी भावना है कि जब कोविड आया है ना, तब लोगों ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत एक महसूस हुई है कि भाई ये
अगर हम ये इस कलोई में मतलब बिस्तर ठीक होते तो हम कलोई में दाखिल हो जाते, हमने प्राइवेट का नहीं जाना पड़ता और पूरा 2 लाख नहीं दे के आने पड़ते। ये उस टाइम पर उनको एक रियलाइजेशन है कि भाई हाँ, स्वास्थ्य का सरकारी ढांचा तो ज़रूरी है, मतलब एक तरह से। और एक बार जब मैं वहाँ था मेडिकल में तो मैंने मैगज़ीन निकालते थे हम, तो जो मैगज़ीन के स्टूडेंट्स हमारे मेंबर थे उनको मैंने कहा कि भाई 50 तो रेडी वालों के और 50 रिक्शा वालों के इंटरव्यू लेके आओ कि आपकी पीजीआईएमएस के बारे में क्या ख्याल है, क्या कैसा समझते हैं। तो मैं समझता था कि वो बहुत दूसरी ओपिनियन देंगे, लेकिन मेरे ताज्जुब की बात रही कि उनमें से 90% ने ये कहा कि जी हमारे लिए तो मेडिकल कॉलेज तो बढ़िया, कोई जगह ही नहीं है इलाज के लिए। मैंने कहा भाई क्यों, तुमने पूछा क्यों, कैसे कहते हैं कि जी हम जाते हैं, घंटा तो लग जाता है हमें, लेकिन उस टाइम पे शायद 250 का या कितने का मतलब है वो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वो होते जैसे। कहता जी यहाँ तो 250 में हो जाता है, बाहर तो मेरे को 700 या 800 देने पड़ते हैं, घंटा बेशक लग गया हो। और फिर दवाई भी जो है डॉक्टर लिखते हैं 3-4, उसमें से दो एक दवाई वहाँ मिल जाती हैं, 2 एक बाहर से ले लेता हूँ, मेरा काम चल जाता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई, मैं कहना तो डॉक्टर सांगवान थे भी से, उनको ये था चाहता था कि देख गरीब आदमी आपके अस्पताल के बारे में क्या कह रहा, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा मिला। मतलब जो जी, जैसे अमीर आदमी बीमार होते ही मैदानता भागता है ना, गरीब आदमी बीमार होते ही रोहतक मेडिकल आता है। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से जब एक बार मेरे से, जैसे आप बात करें, किसी ने मेरे को एक वीडियो भेजा और उसमें ओपीडी का वीडियो था। वो ओपीडी का गेट जब खुलता है तो उस गेट पे का भीड़ जो है अपने अपने, भाई मेरा कार्ड जल्दी बन जाएगा, मैं लाइन में जाके खड़ा हो जाऊं, तो भाग के जाती है। तो उन्होंने कहा भाई इस भीड़ का क्या इलाज है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा भाई कोई इलाज नहीं। तो बड़े उसके साथ बोले, हंस के बोले डॉक्टर दैया कि ये कैसे कह सकते हैं कि कोई इलाज नहीं। मैं कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि पीजीएमएस की भीड़, अगर जिस मरीज़ का इलाज कलोई में होना है या महम में होना है, मतलब अगर वो मरीज़ भी पीजीएमएस में दिखाने आएगा तो ये भीड़ तो भीड़ रहेगी। मतलब इलाज अगर स्पेसिफिक केसेस आते हैं फिर तो भीड़ ये होगी, अदरवाइज तो जो इलाज हमारा पेरीफेरी पे या सिविल हॉस्पिटल में जो इलाज हो जाना चाहिए वो भी मरीज़ अगर यहाँ आएंगे तो भीड़ तो ये रहेगी। मतलब खांसी, जुकाम, बुखार, सारे मेडिकल तो एक ऐसा, रोहतक पीजीएमएस एक ऐसा स्थान है जहाँ स्पेशलिटी के लिए है, और यहाँ लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि पेरिफेरी की बात करी, आंकड़ा क्या कहता है कि हरियाणा में कितने डॉक्टरों की कमी है? आंकड़े में अगर हम देखें तो ये अगर टीचर्स का मान लिया मेडिकल कॉलेज का आंकड़ा हम देखें तो 412 टीचर्स की पोस्ट सेंक्शनड हैं। उनमें से हाल के दिन 24 की जो है वो 258 पोस्ट भरी हैं, 154 पोस्ट खाली हैं। आप इमेजिन कर लें कि जब 40% पोस्ट खाली हैं तो अंदाज़ा लगा लें। ऐसे ही एक सर्जरी डिपार्टमेंट का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सीनियर रेजिडेंट्स की 30 पोस्टें हैं सेंक्शनड जो हैं, और अभी 2 दिन पहले मैंने कंफर्म किया वहाँ से 5 पोस्टें हैं रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी जो हैं, 25 पोस्ट खाली पड़ी हैं। अब इमरजेंसी में सर्जरी का मरीज़ आया है और 5 सिर्फ रजिस्ट्रार हैं, 25-30 की जगह काम कर रहे हैं। मतलब ये होगा कि 5-6-30 6 रजिस्ट्रारों की जगह अगर एक रजिस्ट्रार काम करेगा तो 24 घंटे में मरीज़ की और उस रजिस्ट्रार की भिड़ंत होनी लाजमी है। मतलब वो मरीज़ के हिसाब से उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकता, मतलब जिस तरह वो चाहता है। इसी तरह से अगर हम देखें टीचर्स की 26 पोस्ट हैं सर्जरी डिपार्टमेंट में, 12 भरी हुई हैं, 14 खाली हैं। अब फैकल्टी का ये हाल है कि भी जो, और सीनियर प्रोफेसर की देखें तो 7 पोस्टें सैंक्शन हैं, 6 भरी हैं, 1 खाली है। तो मैं ये सिर्फ सर्जरी डिपार्टमेंट का ब्यौरा दे रहा हूँ। यही ब्यौरा जैसे मैंने बताया कि वो मेडिसिन में चले जाओ, ऑर्थोपेडिक्स में चले जाओ और दूसरे जितने क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, हाल यही है सबका कि भाई। और इसी तरह से अगर हम देखें पीएचसी सीएचसी की जो मैं बात कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी पहले रिकमेंडेशन की हुई है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक सर्जन, एक फिजिशियन, एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। 4 स्पेशलिस्ट होने चाहिए वहाँ। और उस 4 के साथ ही मैं ये कहता रहा हूँ, मतलब जब भी रिकमेंडेशन करते हैं या चर्चा होती है कि 5वां
एनेस्थेसिस्ट भी होना चाहिए वहाँ पर, वरना तो ये 4 जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो सर्जरी कैसे करेगा अगर एनेस्थीसिया वाला नहीं तो है वो तो पहला होना चाहिए बल्कि। हाँ जी, तो ये 5 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। लेकिन मैं बहुत उसके दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँगा अगर हरियाणा के लोग मुझे ये सूचना दे दें कि हमारी ये 3 CHC हैं जिसमें ये 5 के 5 स्पेशलिस्ट हैं। एक भी नहीं है? एक में भी नहीं है। पूरे हरियाणा में CHC 117 या 125 हैं, एक में भी ये पूरे 5 नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो रिकमेंडेशन कर दी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इसको अडॉप्ट नहीं किया कि ये CHCs में नहीं। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कहती है कि मोदी साहब ने जो एक बार शब्द कह दिया वो जमीन पे उतरेगा। नहीं, ये देख लो, मतलब मैं तो ये हाँ, नहीं तो आंकड़े बोले, सच्चाई बोल रही हैं जी। तो ये जो मामला है मतलब देखने का कि किस तरह से मतलब ये, और फिर ये भी बात है कि जैसे हम बहुत कहते रहते हैं मतलब, और लोगों से मेरी ये अपील ज़रूर है कि भाई कोविड के बाद जो आपने ये एहसास किया था कि प्राइवेट के ज़्यादा पैसे लगे और सरकारी होता, तो ये सरकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुझे जो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PGIMS में मैं इतना कहता हूँ लोगों को कि भाई इसके सुधार के बारे में बात करो, लेकिन आपने देखा होगा कि लोगों ने एक बार भी पिछले 10 साल में जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, एक बार भी 5 आदमी ने धरना देकर ये मांग करी हो कि यहाँ का स्टाफ पूरा होना चाहिए, एक भी इंस्टांस नहीं है। अगर लोग जब तक इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक सरकार क्यों करेगी। अभी ये कल परसों अखबार में है कि भाई नई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग में 6 मंजिला बिल्डिंग होगी, उसमें सब कुछ होगा, स्टूडेंट पढ़ाई भी वहीं होगी, इलाज भी वहीं होंगे। तो मैंने उसमें लिखा है उसका फ़ोटो करके कि भैया बिल्डिंग तो बन जाएगी, फिर इसमें स्टाफ करना की भी कोई चिंता है कि नहीं, तुमने इसमें काम करनिया भी होंगे कि नहीं। ये ट्रॉमा सेंटर बना जैसे, तो एक तरह से तो बहुत अच्छी बात थी कि भी ट्रॉमा के मरीज सीधे आके अपना इलाज कराएंगे, लेकिन वहाँ की स्टाफिंग तो बहुत ही कमज़ोर है, स्टाफ नर्सिस की है या जो डॉक्टर वहाँ होने चाहिए वो बहुत कमज़ोर है। तो फिर वो ट्रॉमा सेंटर का वो पर्पज़ तो नहीं हल हुआ जो 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 पर्पज़ था, मतलब जिस तरह से। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो पूरा है, और इसमें एक चीज़ आती है कि भाई ये डॉक्टर, जैसे मैं कह रहा था भाई मेरा अनुभव ये कहता है कि आमतौर पर जैसे पेट्रोल पंप से लेकर डी पार्क तक अगर जाते तो लोग ये कहते थे कि बोला भाई मेडिकल में तो बिना पीछे कोई चाकू नहीं टेका, मतलब ये एक धारणा थी। लेकिन मैं बहुत उसके साथ कह सकता हूँ कि मेरे टाइम पे 16 या 17 सर्जन थे जब हम थे, उनमें से मैं पक्का कह सकता हूँ कि 3 ने छोड़ गए, बाकी 13 तो बिना पीछे की सर्जरी करा करते। तो मैंने वो देखा है उस साल का सर्जरी का 16,000 सर्जरी हुई, उनमें से 2-2,500 सर्जरी होंगी मान लिया वो पैसे वैसे वाली, बाकी तो 12-13 हज़ार सर्जरी उस तरह से हुई है। लेकिन वो इम्प्रेशन बहुत दूसरा जाता है उस चीज़ का। जी, वो आपने जो बात कही ना, वो उनमें से एक तो ऐसे डॉक्टर थे जो ऐसे नाप लिया करते कितने हैं, मतलब जो भी अमाउंट आया था। खैर, लेकिन ज़्यादातर PGIMS के जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल पेशेंट्स के प्रति डेडिकेटेड हैं और वाकई में गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार वो क्या आपके जीवन में हुआ था, वो एक पेशेंट था जिसका ब्लड लॉस हो गया था और वो ब्लड मिला नहीं था, फिर आपने अपना ब्लड उनको दिया। वो इमरजेंसी में, जैसे मेरे पास चार्ज था तो मैं इमरजेंसी वैसे देखने गया हुआ था, मतलब कि भाई ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो वहाँ मैंने देखा तो एक मरीज़ आया जिसको काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी और मतलब पेट में उसके दिक्कत थी, चोट लगी थी, और उसके साथ जो थे उनका ब्लड जो था वो देने को तैयार नहीं थे। एक ही बंदा था, मतलब उसका या ग्रुप नहीं मिला था या जैसे भी था। तो फिर बाई देव जब उसका ग्रुप टेस्ट करवाया तो वो ग्रुप O था उसका पॉजिटिव, मेरा भी ग्रुप O पॉजिटिव है। तो मैंने भी मतलब वो ब्लड दिया, मगर भाई पहले ब्लड दें, फिर उसको थिएटर में ले जाके उसका ऑपरेशन किया। तो मैं तो भूल गया था, लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे PG जी ने ये मुझे याद दिलाया कि जी आपने ऐसा ऐसा किया था। मगर भाई किया होगा, मेरा तो ध्यान नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे मौके आते थे तो गरीब मरीज़ की ऐसे ही कई बार ये पेशेंट वेलफेयर कमेटी जो बनी, मैं कहता था कि भाई गरीब मरीज़ है, उसको आपने 2,000 की रात को इंजेक्शन लिख दी, वो लेके कहाँ से लेके आएगा।
तो कोई ऐसी सिस्टम होना चाहिए जिससे कि मतलब उस 2,000 हम उस मरीज़ को उस टाइम पे दे दें, या मतलब भाई ले भाई तुम ये लिया, और या हम दुकानदार को कह दें भाई तो ये इस तरह के मरीज़ आए तो उनको दे दिया करो, पैसे हम दे देंगे। बाद में हम फिर मरीज़ को कहते थे भाई तेरा ब्यों तो तुम वापस दे दिया ना, तो होगी मतलब भैया। तो ऐसे बहुत मरीज़ हैं जिनकी मतलब मदद करना, इसलिए फिर वो पेशेंट वेलफेयर कमेटी हमने बनाई रही। काफ़ी लोगों ने डोनेट किया। आप जैसे लोगों ने बाहर से वो गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं थी उसके पास, लेकिन बाहर से लोगों ने काफ़ी फंडिंग की, और उससे हमने काफ़ी लोगों की इस तरह के जो इमरजेंसी के मरीज़ होते थे, दवाइयों की और चीज़ की मदद की। तो ये अपने आप में एक चीज़ है जो देखने अच्छा की डॉक्टर बात। साहब, रिटायर्ड जब आप हो गए 2014 में, तो आप तो कोई भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करके अच्छे पैसे बना सकते थे। आपने तो निःशुल्क ओपीडी लगाना शुरू कर दिया, सामाजिक सेवा में उतर गए। ये निर्णय कैसे लिया? इसमें जो था, मुझे ऐसे लगता था जब हम मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए तो बड़ी उसके साथ हुए थे कि भाई हम डॉक्टर बनाएंगे, सेवा करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के माहौल में यह आया भाई अपनी सेवा पहले, बाकी सेवा फिर बाद में। क्या ये डॉक्टर सेवा कर रहे हैं वैसे जिस ये भी हिसाब है। से प्राइवेट लेकिन मुझे ये लगता था कि जो मैं सर्जन बना हूँ तो पीजी था, फिर रजिस्ट्रार था, तो लोगों से ही सीख के बना। लोगों पे ऑपरेट किया, हो सकता है 2-4 मरीज़ों पे जो चीज़ जिस तरह का ऑपरेशन होना चाहिए था मैं उस तरह का ना कर पाया हूँ। तो वो जो मैंने सीखा, तो फिर मैं जब वहाँ से रिटायर होता हूँ तो मेरे को ये लगा कि भाई जब मैंने इनसे सीखा है तो इनको वापस मैं पैसे लेके क्यों करूँ। जो भी मैं कर सकता हूँ इनकी सेवा, जो इनसे सीखा है उसको वापस करना मेरा बनता है। और इसलिए मैंने 2014 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके ये किशनपुरा चौपाल है वहाँ पे मंगलवार और शुक्रवार 9 से 12 हमने 3 घंटे टाइम लगाया। ये मंगलवार शुक्रवार इसलिए लिया था कि मेरी यूनिट के लोगों का ओपीडी उस दिन होता था, तो कोई ऐसे मरीज़ होते थे जिनको भी दाखिले की ज़रूरत है, कई बार घूम लिया, बात नहीं बन रही, तो मैं उनको उनके पास भेज देता था, उनकी तसल्ली हो जाती थी, उनका इलाज भी ठीक हो जाता था। तो इसलिए, और ये फिर हुमायूंपुर में राज सिंह धनखड़ हैं जो वाइस चांसलर थे पहले एमडीयू के, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ भी आया करो, तो हम मंगलवार के दिन यहाँ से करके फिर वहाँ जाते रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, इसी तरह से टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का जब वो चला तो हमने 17,000 मरीज़ देखे हैं वहाँ। और मैं एक ख़ास बात ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि जिस तरह का माहौल पंजाब में कहते हैं ना भी नशे में चूर है, फलां है, देखड़ा है, लेकिन मैं ताज्जुब था कि 17,000 मरीज़ों में से एक भी मरीज़ ऐसा नहीं है जो ये कहे कि रात ने दारू पी ली थी और आपस में झगड़ा हो गया और ये चोट लग गई, इसकी दवाई दो। एक भी पेशेंट नहीं है ऐसा। किसान आंदोलन में इतना, हाँ, किसान आंदोलन में इतने मतलब आपसी उनका सहयोग था, मतलब जो है। और इसी तरह से यहाँ भी मेरे ख्याल में 12-13 हज़ार मरीज़ तो हो ही गए होंगे। देखे हुमायूंपुर के भी 8-10 हज़ार मरीज़। तो मतलब इससे ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी एक मसला है। मतलब इसमें कई कहेंगे बोला के काटा मैं काटा के भाई जीत दुनिया तो बेरानी कित की चले गई, मैं तो जीतते चल जाता उड़े तो खड़ा हूँ। जो सोच थी मेरी मन में उस सोच से नहीं बदला, मैं वहीं खड़ा हूँ और वही कर रहा हूँ। तो ये कुल मिला के है कि भाई अब मरीज़ आके जब ये कहता है कि भाई मैं दवाई दी थी जी ठीक हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे को कितनी तसल्ली होती है। डॉक्टर साहब, एक तो आपका जीवन है, जिन्होंने जब तक पीजीआईएमएस में आप रहे, किस तरह से एक बार तो आपने अपना ही खून जो है पेशेंट के लिए डोनेट किया, फिर रिटायरमेंट के बाद फ्री ओपीडी गांव में भी जा कर के आप चीज़ों को संभालते हो। और आजकल के जो डॉक्टर हैं, अभी हाल ही में अखबारों में आया था कि अब पीजीआईएमएस रोहतक में एक चीटिंग का मामला भी आया है कि किस तरह से वो नंबर बढ़ाते हैं, मास कोपिंग करते हैं। उसके बारे में क्या कहना है? आपकी नॉलेज में भी आया होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरऑल जो मतलब समाज में एक डिजेनरेशन है, क्योंकि जब मैं सीएमओ ये सीओई भी रहा, मतलब मैं ये देखा करता कि भाई जो मेरे को लगता ना भाई ये पक्का ऐसा डॉक्टर है जो कतई नहीं हिला अपने उससे, उसको है जो जैसे मान लिया अगर हमें पेपर भेजने हैं तो मैं उसको दे के भेजा करता ताकि भाई वो वहाँ। अब तो लैब टेक्नीशियन को भेज देते हैं। तो नहीं, और उसके साथ जो जाता था ड्राइवर, वो भी ड्राइवर ऐसे थे हमारे जो मुझे पक्का था कि भाई ये ड्राइवर जो है मतलब एक अपनी ईमान से लेगा करेंगे।
तो इस तरह के जो लोग थे वो जाके सिर्फ ये नहीं था भी पेपर दे दिया और बैठ गए कमरे में, वो पूरा इंस्पेक्शन करते थे कि वहाँ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं पेपर, मतलब जो है। तो ये बड़ी बात है कि भाई जब तक कंट्रोल ऑफ एग्ज़ाम जो है पूरा सक्रियता के साथ, पूरे सोच के साथ, पूरे उसके साथ, मैं तो जब ये पेपर छपवा के लाया करता तो छाप लेता ही तो एक कार में लाया करता। अच्छा। और वह कार तो छोड़ दी, दूसरी कार मैंने दूसरी जगह खड़ी कर रखी है, उस कार तक कह दिया भाई ये पेपर काट कर धर दे आड़े, बोला ये आगे कौन ले जाएगा, मतलब इसकी चिंता नहीं है, तू जा। वो फिर दूसरे को मैं बुलाता, भाई आ जा, मैं आ गया। सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। मेंटेन करने के लिए, ताकि उस ड्राइवर को ये पता नहीं लगे कि भाई मैं कहाँ ले जा रहा हूँ और क्या, या कहाँ से आए हैं ये भी ना पता लगे। हाँ जी वाह। तो ये थोड़ा देखने की जरूरत है कि भाई किस तरह से चीज़ें होंगी। देखो ये तो 1.5 साल पुराना मैटर बता रहे हैं और अभी ये कई स्टूडेंट्स का नाम भी आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें सुनते हो तो क्या लगता है आपको कि ये? मैं ये समझता हूँ कि ये माफिया है इस चीज़ का, जो पूरा गैंगस्टरिज्म है, मतलब। और वो जैसे बात आ रही है ना जिसमें भी नाम आए हैं 2-3, तो मुझे लगता है कि क्लास 4 या क्लास 3 जो है वो इन्वॉल्व तो हो सकते हैं, मतलब इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिंकेजेस तो ऊपर भी होने चाहिए। मैं ऐसा माफिया जो बॉस है वो तो ऊपर ही बैठा है, बिना उसके बड़ा मुश्किल है ये, इस तरह से कि एक लेवल पे ये चीज़ हो जाए, मतलब सीक्रेसी के दफ्तर से वो निकालना, वो करना, सारी चीज़ें। और मैं तो ये भी कहता हूँ, यहाँ वाली तो ये बात है जो मुझे अब लग रहा है कि भाई सुनने में यह है कि जो अब जो जाते हैं पेपर देने ऑब्जर्वर और वो ड्राइवर जो है, अगला ना तो उनके अभी सुना है ऐसा, मैं अभी बहुत उसके साथ नहीं कह सकता कि उनके पीछे बांध रखे हैं। अच्छा। और उन्हें दे दें बैठ कमरे में, अच्छा, चाय पानी तेरा और तो पैसे तेरे, और वो जिस डाल भी चाह कर लें, मतलब सुनने में आया। मैं इसकी बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा भी एक संभावना के रूप में बताया जा रहा है। जी जी। तो चीज़ें डिजेनरेट तो हो ही रही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा सुनने में आ रहा है इस तरह की चीज़ें। प्राइवेट में तो और भी ज़्यादा दिक्कत है ना, उनकी फीस वगैरह है, और भी प्राइवेट वाले तो मतलब क्योंकि एक तरह से धंधा बना लिया है। हाँ जी, तो वो काफ़ी लगता है मुझे कि, और इसके लिए ठीक ठाक लोगों की कोई अगर ऐसी विजिलेंस टीम बने जो जाके रैंडमली मतलब चेक कर दे तो बात बन सकती है, वरना तो वो फिर मान लिया जैसे झज्जर का कॉलेज है, वर्ल्ड कॉलेज। हाँ। अब वहाँ अगर वहाँ के डॉक्टर सीनियर जो वो वही चाह रहे हैं तो फिर तो वहाँ कोई समस्या ही नहीं। लेकिन वहाँ भी आपके पीजीआईएमएस से रिटायर्ड भी वहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि हैं वहाँ, लेकिन उनके साथ और लोग क्या आप पर बात ये मेडिकल कॉलेज जो मालिक होगा वो निर्णय लेगा। हाँ, ये भी एक मसला है। हाँ, क्योंकि कंट्रोल तो उसी का रहेगा ना। दूसरा ये प्राइवेट में जैसे आप कह रहे थे, मैं एक बार चंदा करने गया था पलवल, मेरा पीजी है उसके साथ, तो उसने एक बात बताई जो मुझे काफ़ी वो लगी। उसने कहा कि जी ये प्राइवेट में जो डॉक्टरों को दोषी ठहराया जाता ना कि मरीज़ को चूस रहे हैं, बोला जी ये ज़्यादा ठीक बात नहीं। मैं क्यों भाई? कहता है जी जो मरीज़ जैसे जो 40 जो भी अस्पताल है उसका जो मालिक है उसने मैं लगा रखा हूँ, तो वो जो कहेगा मैं तो वही करूँगा। टारगेट दे देते हो तो टारगेट मतलब कितनी दवाई लिखनी है क्या बोला जी, मैं तो मजबूरी है, मैंने तो वही तनख्वाह 1.5 लाख की दे हैं, बाकी तो वो उड़ गया जो भी कमाया मैंने। तब मुझे हुआ कि प्राइवेट में भी ये देखने की ज़रूरत है कि भाई जो ऑनर है अस्पताल का वो मरीजों को लूट रहा है, नहीं कि ना कि वो जो डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं उनकी इतनी बैड इंटेंशन ज़्यादातर नहीं दिखाई देते। लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए करना पड़ता है उनको। इस तरह से कॉम्प्लिसिटी ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि एक कंट्रोल स्टैंड तो लेना चाहिए, लेकिन वो एक सिचुएशन बन रही है ऐसी। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा अभी जो आपने एक मुद्दा उठाया जो 2 दिन पहले अखबारों में था, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है रोहतक में कई गांव में, इसमें काफ़ी गिरावट है। क्या? हाँ, सेक्स रेशो हमने ये मेरे ख्याल 1965 में भी साबू जोड़ थे और हमने सर्वे किया था 5-7 गाँवों का, मतलब तो वहाँ भी ये निकल के आया था कि भाई जो प्रेफरेंस है, सन प्रेफरेंस, हमने देखा था कि हर 20 किलोमीटर पर आपने होगा सर्तिया छोरा, बोला वो। अब अगर आप देखेंगे जो 100 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनमें से 50 या 51
के आसपास तो लड़के होने हैं, इतनी लड़की मतलब एक रेशो है मतलब वो। तो अब वो जो 50 लड़के हैं तो उसके हिसाब से वो बोला शर्तिया लड़का होगा, दवाइयाँ दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो सामाजिक वो महिला का जो के प्रति जो रुख है ना, मतलब भाई वो कहीं ना कहीं इसका कारण है, सेक्स रेशो में उसका। और उस सेक्स रेशो को मेंटेन करने के लिए अभी भी आपने देखा होगा कि कई लोग अल्ट्रासाउंड करवा के, और अगर वो लड़की है तो अबॉर्ट करवाने के लिए, पहले तो यही काफ़ी होता था, लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी सख्ताई हुई है। तो वो बाहर जाते, आपने देखा होगा बाहर के वो आते हैं केसेज के भाई बाहर करवा के आया। और पहले यहाँ भी ये काफ़ी था कि भाई लड़की का वो है तो अबॉर्ट करवा लो, मतलब जो ना। तो ये जो सामाजिक स्तर पर जब तक समाज की समझ ये नहीं बनेगी कि भाई लड़का लड़की बराबर हैं, ये सेक्स रेशो ठीक होनी, मुझे तो और कितने ही आप कर लो मुश्किल लगता है। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, वो अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस गायब नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा फिर। तो ये जो आप लोगों ने, रिटायर्ड पर्सन्स ने, सामाजिक एक्टिविस्ट ने मिलकर के ज्ञान विज्ञान समिति जो बनाई हुई है, तो बेसिकली इसका काम क्या है? ये तो जो यही सामाजिक मुद्दों पे ही हम मतलब लोगों तक बात अपनी पहुंचाते हैं। मतलब जैसे शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, भाई शिक्षा में बेहतर शिक्षा, और गांव के स्तर पर क्यों गांव की ये हालत मतलब ख़राब है, यह कैसे ठीक हो सकती है। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे मतलब भाई तब तक ये बड़ा मुश्किल है, मतलब कि चीज़ों को आप ठीक कर पाएँ। और उसमें ख़ास कर ये है कि भाई ये जो डिवीजिव ताकतें हैं जिससे से वो आम जन को तोड़ के रखती हैं। अभी कल की बात है, मैं कह रहा था कि भाई ये कम से कम एक चीज़ तो करनी चाहिए, मीटिंग हो रही थी हमारी, कि अभी ये किसान आंदोलन के बाद एक चीज़ तो कर लो कि भाई गांव में एक दिन कोई ऐसा रख लो त्यौहार का आप, कि सारा गांव बैठ के, उस दिन भाषणबाजी नहीं है, कुछ और नहीं है, वो चाहे दाल रोटी बना लियो, भोज इकट्ठा करेगा, मतलब भोज का दिन हो, वो सारे चाहे वो दलित है जो भी है, मतलब सारे इकट्ठा बैठ के खाएंगे तो उनका गांव की यह एकता बचेगी। नहीं तो नहीं ये न्यूँ तोड़े जाएंगे डिवीजिव फोर्सेस। जब तक गांव की एकता नहीं बनेगी तब तक फिर वो और चीज़ें होना बहुत मुश्किल है, संघर्ष भी उतना नहीं फिर वो पकड़ पाता। और उनके अपने जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, या और दूसरे जो पानी का है, पीने का पानी का, रोटी राटी का, ये सारे मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं कि वो उनमें जो डिवीज़न है फिर ये बिना अब महाकुंभ में ला रखा है, मतलब इतना वो कि क्या, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के उसमें आम आदमी को एक तरह से भ्रमित करने की बात है उसको मेन इशूज से। जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये जो हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का एक दावा है कि आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत हर गरीब का ध्यान रखा जा रहा है और इतने लाख तक फ्री ट्रीटमेंट है, इसकी सच्चाई क्या है? इसमें जैसे हम थे जब मेडिकल कॉलेज में जब ये लागू हुई थी, तो वो सतनाम है हमारा, उसके पास चार्ज था, तो वो ये कह रहे थे कि जी ये कार्ड है आयुष्मान कार्ड है, नहीं बना के लेके आते टाइम से, मतलब जो है ना, मतलब वो इलाज कैसे करेंगे फिर। और ये कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाने में भी जो चीज़ जो कंडीशन इन्होंने लगाई हुई हैं वो इतनी आसान नहीं है कि भाई सभी का वो कार्ड बन जाए। मैं अब वो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कहीं बात हो रही थी तो आ रहा था कि अगर आप टोटल जो आयुष्मान कार्ड जिनका होना चाहिए उनकी जो जनसंख्या है और जिनका है, मुझे नहीं लगता कि 30% से ज़्यादा का वो कार्ड होगा। बाकी 70% तो बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस वो करवा ही नहीं पा रहे, मतलब। तो ये कहने को तो ये स्कीम है, ठीक है, मतलब होती है। और ख़ासकर ये है कि सरकारी में तो वैसे ज़्यादा इसका वो नहीं है, प्राइवेट में जैसे लागू कर रखी है। तो कल ही अखबार में थी कि भाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कई बार बात होती है, वो कहते हैं भाई हम इलाज करते हैं, ये कई तो हमें इल्ज़ाम लगता है कि हम घने बिल बना दें, ये है, लेकिन जो बिल ठीक बनाओ है ये तो पेमेंट तो उनकी भी नहीं करते ढंग से, मतलब जो है। तो बहुत सारी खामियां हैं जिस पे काम किया जाना जिनका है, तो वो उसकी वजह से मतलब जो है पेमेंट भी काफ़ी की आ रही थी कि भाई काफ़ी करोड़ की पेमेंट रुकी है। तो आयुष्मान स्कीम ठीक हो है अगर इसको तहे दिल से प्रॉपरली लागू किया जाए। इंटेंशन सही है पर एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है। अच्छा, एक ये प्राइवेट डॉक्टरों पे आजकल धमकी आ रही है इनको कि भाई पैसे दो अगर तुम्हें
अपना धंधा चलाना, अपना काम चलाना है, अपना हॉस्पिटल चलाना है, क्लिनिक चलाना है। बड़ा संगीन मामला। आईएमए के जो रोहतक के प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर रविंद्र हुड्डा, उनको भी हमने इसी स्टूडियो में बुलाया था और उन्होंने खुलासा किया था कि पिछले 2-3 साल में 15 से 20 डॉक्टरों को धमकी आ चुकी है और इसका संज्ञान जो है हमने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट को हम दे चुके हैं, लेकिन रुक ही नहीं रही है इस तरह की घटनाएं। वही है ना कि वो ये जो सारा है मतलब वो काफ़ी पॉजिटिवली स्टैंड लेते हैं आईएमए वाले वो जो हैं मतलब, लेकिन 1-2 बार हमारे साथ ही मिल के मेडिकल में भी उन्होंने धरना वगैरह किया था। तो जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह से हो नहीं रही चीज़ें और ये फिर दिक्कत तो बढ़ती है फिर उससे। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया जी और डॉक्टर साहब पीजीआईएमएस रोहतक से सीनियर प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, सर्जन हैं और सामाजिक एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा रोहतक में और आसपास के गांव में फ्री ओपीडी लगाते हैं और डॉक्टर साहब, वैसे तो सभी जानते हैं डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ डॉक्टर रणबीर खासा हैं, पूनम हैं और भी बहुत से डॉक्टर हैं जो कैंपों में हमारे ये क्लिनिक लगाने में तो हम आज़ाद सिंह सेवात हैं, फार्मासिस्ट है, वो भी मेरे साथ रेगुलरली बैठते हैं और जब कैंप लगाते हैं तो ये और भी डॉक्टर हमारी काफ़ी तो मदद करते हैं। सभी डॉक्टरों को दी हरियाणा टॉक्स की तरफ से साधुवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद जी।